Hello friends, in this video I will be talking about CAPM Capital Asset Pricing Model and SML Securities Market Line. Now, as you know, CAPM Capital Asset Pricing Model आपने पहले भी पढ़ लिया है, which was ER is equal to RF plus beta into RM minus RF. But there is a lot you need to know about this CAPM. So let's start with the theory. CAPM, this model provides a linear expected return beta relationship. क्या बोला? एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है दिस इज डिटरमाइंड बाय CAPM. बेसिकली इट डिटरमाइंस द एक्सपेक्टेड रिटर्न व्हेन द बीटा ऑफ एन एसेट इज अवेलेबल. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो तो अगर आपके पास बीटा है तो यू कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दैट सिक्योरिटी, बिकॉज RF और RM तो रेडिली अवेलेबल होता है मार्केट में. The formula is ER is equal to RF plus beta into RM minus RF. फटाफट RI क्या है? तो रिटर्न एंड E जो है दैट विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो बेसिकली यू आर फाइंडिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न. रिस्क फ्री रेट RF हो गया, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी एंड RM इज एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न एंड ऑफ कोर्स RF इज अगेन रिस्क फ्री रिटर्न. ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है ERM माइनस RF, ये ब्रैकेट को इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल एज मार्केट रिस्क प्रीमियम. सो बेसिकली ये जो मार्केट में रिटर्न है वो कितना ज़्यादा है रिस्क फ्री से, दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम. CAPM asserts that expected returns of assets vary only by their systematic risk. देखो हम बीटा यूज कर रहे हैं ना, बीटा was systematic risk. As per CAPM, two assets will have the same expected returns if they have the same beta. देखो RM सबके लिए सेम है बिकॉज वो मार्केट का रिटर्न है, RF सबके लिए सेम है. तो व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट क्या है? ओनली द बीटा. तो अगर सबका बीटा अलग है सबका रिटर्न अलग होगा, अगर सबका बीटा सेम है तो सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी सेम होगा. सो थ्योरेटिकली इन MCQs if you find such line that if two assets have same beta they will have same expected return, yes it is true. But there are a lot of assumptions lying under CAPM model. Now ये जो assumptions है these are also its limitations because real life में ये सब कुछ भी नहीं होता. But of course it is theory, so we need to study. The first assumption is that investors are risk averse. याद करो risk averse क्या होता है? If you want to take some risk, you also want some extra return. फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग, सेटिस्फैक्शन चाहिए इन्वेस्टमेंट करके, एंड रैशनल. रैशनल मतलब इरैशनल डिसीजन नहीं लेंगे, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के जैसे हम सबको ट्रीट करेंगे. सो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क. मतलब जो भी रिस्क ले रहा है उसको कॉम्पेंसेट करना है बिकॉज रिस्क अवर्स हमने अज्यूम कर लिया है. However, everyone need not have the same level of risk aversion. याद करो तुमने यूटिलिटी का एक इक्वेशन पढ़ा था जिसमें तुमने A यूज़ किया था इन द अर्लियर चैप्टर. ये A क्या था? रिस्क अवर्जन कोएफिशिएंट. तो अगर मैं ज़्यादा रिस्क अवर्स हूँ तो मेरा A ज़्यादा होगा. सो यू नीड टू बी रिस्क अवर्स, ये अजम्पशन है, बट सबका रिस्क अवर्जन कोएफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, दैट इज ओके. सेकेंड अजम्पशन, मार्केट्स आर फ्रिक्शनलेस including no transaction cost, no taxes. There are no brokerage cost, taxes, restrictions on short sale, and borrowing lending is possible at risk free rate. ये assumption में क्या क्या लिखा है? फ्रिक्शनलेस मार्केट चाहिए, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस, अगर बोरोइंग लेंडिंग करना है तो ओनली एट रिस्क फ्री रेट, एंड शॉर्ट सेलिंग पे भी कोई पाबंदी नहीं है. इफ़ यू रिमेंबर शॉर्ट सेलिंग क्या था? यू बोरो एन एसेट, you sell it and then you buy it back and then you repay it. तो अगर शॉर्ट सेलिंग अगर लेमैन के भाषा में बोलूँ तो फर्स्ट यू सेल एंड देन यू बाय इट. तो ये सब कुछ, ये जो भी assumptions लिखा है these have to be valid. Then the third assumption is that investors plan for same single holding period. मतलब CAPM won't work for different or multiple periods. ऐसा बोला है ये जो CAPM आपको अप्लाई करना है दैट विल बी इफ दैट इन्वेस्टर एंड ऑल द अदर इन्वेस्टर्स हैव द सेम सिंगल होल्डिंग पीरियड. एक ही पीरियड लेना और सेम पीरियड लेना सब, तो ही ये सब वैलिड है. नेक्स्ट अजम्पशन,
Investors have homogeneous expectations or beliefs. मतलब everyone will analyze stocks in the same way and their valuations of all assets will be identical. सब लोग सेम वे में स्टडी करेंगे, सब लोग के लिए ये स्टॉक का इतना ही वैल्यू होना चाहिए. Thus, they will generate same optimal risky portfolio, that is the market portfolio. मतलब सबका कैल सेम, सबका जो कैल है वो CML बन जाएगा, कैपिटल मार्केट लाइन, एंड देन जो भी ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो है वही सेम सबके लिए पोर्टफोलियो बन जाएगा. और इन्वेस्टमेंट्स आर infinitely divisible. Infinitely divisible मतलब if you want to invest just $2 or $3 वो भी अलाउ होना चाहिए. So anyone can invest as little as they want. Next, investors are price takers. See, investors are price takers मतलब no influence is big enough to influence the market. And security prices are unaffected by investor trades. मतलब you cannot affect the market. And जो भी market में price है, you just have to accept it. Now normal life में क्या होता है that there are some big investors, for example one mutual fund. If one mutual fund is buying a lot of shares of say HDFC, तो जो दिन ये म्यूचुअल फंड ने इतना बड़ा ऑर्डर डाला वो दिन द प्राइस विल बी हाइक्ड. वो प्राइस बहुत ही ऊपर चला जाएगा बिकॉज that mutual fund is trying to influence the market. Now if mutual fund wants to buy more and if there are no equivalent sellers, तो sellers के लिए वो price increase करना पड़ता है so that the seller is attracted to sell it. So the mutual fund is somehow manipulating, or not manipulating, but it is influencing the market. Similarly mutual fund जब भी बेचता है बहुत सारे shares तो the price will be bleeding, it will fall. So mutual fund वगैरह जो है those are usually the price makers. They decide the prices just like QIB, qualified institutional buyers. But यहाँ पर हमको क्या assume करना है that the investors are price takers, so you cannot influence the market. Now सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इसके बेसिस पे यही प्रोसेस को हम आगे लेके जाएंगे. वी स्टडी सिक्योरिटीज मार्केट लाइन. जैसे कैपिटल मार्केट लाइन था उसके जैसा ही है, बट कैपिटल मार्केट लाइन वाज फॉर पोर्टफोलियोज, सिक्योरिटी मार्केट लाइन विल बी फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज. सो लेट्स स्टडी. SML is a graphical representation of CAPM having beta मतलब कि systematic risk on the x-axis and expected return on the y-axis. मतलब आप vertical वाले पे expected return ही रखोगे, horizontal वाले पे अब standard deviation नहीं आएगा, अब beta आ जाएगा केस में. Using the same concept of CML, the SML starts with RF on the y-axis and then the line slopes upwards. Exactly जो तुमने CML में पढ़ा वही करना है. The slope of SML is the market risk premium which is RM minus RF. अब RM माइनस RF जो है वो स्लोप है, मतलब जितना ज़्यादा RM माइनस RF होगा उतना ज़्यादा ये स्लोप करेगा अपवर्ड्स. And one difference is that CML applies only to efficient portfolios lying on the efficient frontier. ये अगर याद है तो efficient frontier ने एक tangent कट किया था with the CML. तो CML पे कौन लाई करेगा? Only efficient portfolios. But SML पे any security. मतलब वेदर इट इज एफिशिएंट और नॉट, सिक्योरिटी है ना, बस वो सिक्योरिटी इस पे लाई करेगा. एंड SML के पीछे ये रूल है दैट इफ द सिक्योरिटी इज प्रॉपरली प्राइस्ड, अगर उसका वैल्यू एकदम परफेक्ट है देन इट विल लाई ऑन द SML, अदरवाइज इट विल लाई ओवर और अबव द SML. सी द डायग्राम ऑफ SML. ये इधर एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया और इधर बीटा आ गया. नाउ मार्केट पोर्टफोलियो जो है वो ये रहा M. रिकॉल दैट मार्केट का बीटा क्या होता है, मतलब के बीटा ऑफ मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट विथ मार्केट इटसेल्फ, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी 1, तो ये 1 हो गया इधर. सिमिलरली मार्केट का रिटर्न क्या होता है, तो ERM, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट. वी स्टार्ट विथ RF एंड देन वी मूव अपवर्ड्स. ये जो लाइन जा रहा है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, दिस इज नोन एज द सिक्योरिटीज मार्केट लाइन. इसका स्लोप क्या है, स्लोप इज RM माइनस RF. तो RM माइनस RF जो है इफ इट इज इंक्रीजिंग द स्लोप विल बी स्टीपर, थोड़ा थोड़ा और ऊपर ऊपर जाते जाएगा वो. CAL and CML were for portfolios and SML is for
individual security. Make this clear. नाम में ही आंसर है Securities Market Line. So basically for one security, like individual securities. Now, this is LOSG. You calculate and interpret the expected return as per CAPM. First question, RF is 4.1, RM is 9.5, systematic risk is 1.39. Find the expected return. It's very easy. Systematic risk का मतलब क्या होता है? Beta. So the answer is ER is equal to RF plus beta into RM minus RF, and you get the answer as 11.645. Very easy. Second question, Tata Limited is a publicly traded stock having historic return of 7% on investment. Expected return on market portfolio is 10, मतलब कि ये क्या हो गया? ERM. Market standard deviation of returns, मतलब sigma M 15 दिया है, and RF is 5%. Tata Limited's standard deviation is 40% and it is uncorrelated with the market. Uncorrelated मतलब क्या? R between Tata Limited and market is equal to 0. Find expected return is the question. Of course, you know that expected return is equal to RF plus beta into RM minus RF. RF दिया है क्वेश्चन में, RM दिया है क्वेश्चन में. You can interchange RM and ERM, it is the same. बीटा नहीं दिया है क्वेश्चन में. बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? Correlation into standard deviation of I upon standard deviation of M. You have standard deviation of M and standard deviation of I, but ये जो correlation है which is 0, तो मेरे बीटा का न्यूमरेटर क्या हो गया? 0, मतलब मेरा बीटा हो गया 0. If my beta is 0, don't confuse yourself. ये जो expected return है वो 0 नहीं होगा, उसमें सिर्फ बीटा 0 लेना है. So as usual the formula stays the same, RF plus beta into RM minus RF, and you get 5% as your answer. और ये 5% क्या है? तो it is nothing but the risk free rate. So basically if the beta is 0, if your security is not correlated with the market, तो सीधा सीधा आंसर आपको 5% आ गया. Third question, portfolio beta and portfolio's expected return. Portfolio consists of two securities, A and B. Beta of A is 2.2, beta of B is 0.25. Expected return on the portfolio when WA is equal to 0.15 will be dash. अब आपको ये MCQ solve करना है. WA is 0.15, weight of security A is 0.15, मतलब weight of B would be 0.85. Expected return on portfolio बोला है. Expected return on portfolio कैसे ढूंढते हैं? Is equal to WARA plus WBRB. Now the MCQs says that option A बोलता है 7% when RF is 4, ERM is 10.9. Similarly B and C. So basically this one is going to be a trial and error method. Let's start with option B. Option B थोड़ा unusual लग रहा है. We can check this option B. 7.25% बोला है. RF is 4 and ERM is 10. Now what you can do is, here in the question you don't have RA and RB. चेक करो, खाली इतना दिया है कि सिक्योरिटी A और B है, दोनों का बीटा इतना दिया है, and expected return when WA 0.15 has been asked. What you can do is, alternatively you can use this formula, RF plus beta RM minus RF. और ये जो बीटा है, अब ये पोर्टफोलियो का यूज़ करना. सी अगर आप ERP ढूंढ रहे हो तो उसमें बीटा ऑफ P यूज़ करो, तो दोनों पोर्टफोलियो का. बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे ढूंढोगे? कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है. यस, यू हैव बीटा A, you have beta B, you have weight of A, you have weight of B. तो ये दोनों को अगर ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. मतलब आप वेटेड एवरेज से बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ढूंढ लोगे, एंड देन यू फाइंड आउट ERP is equal to RF plus beta into RM minus RF.
फिर जो भी आंसर मैच होता है दैट इज योर फाइनल आंसर. Now, if you decided to start with option B, you can try option B, or you can directly just solve. ये weighted average से बीटा मिलता है 0.5425. Now check, अगर RF को 4 रखा, बीटा 0.5425 मिल रहा है, RM 10, RF 4, तो you get 7.25. तो अगर आपने B से शुरू किया क्वेश्चन को, देन यू हैव गॉट द आंसर डायरेक्टली, या थोड़ा ट्रायल एंड एरर बनता है, नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ CAPM एंड SML. अभी तक जो भी पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है. फर्स्ट पॉइंट, CAPM इज अप्लाइड टू फाइंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये तो अपने को पता है. CAPM ने फॉर्मूला क्या बताया, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. किसका फॉर्मूला है वो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का. रिकॉल that while finding NPV, तुमने कॉर्पोरेट फाइनेंस में या क्वांट्स में जब भी NPV ढूंढा था, तो डिड यू यूज सम डिस्काउंटिंग रेट. प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालते थे, डिस्काउंटिंग रेट, विच इज़ नथिंग बट दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो तुमने CAPM से ढूंढा. So you use the discounting rate, which is required rate of return. This use of CAPM is used extensively in the field of capital budgeting. Real life में capital budgeting के लिए लोग ये formula use करते हैं. In spite of all those faulty assumptions, somehow people use these assumptions in their own way, and then you get capital budgeting. ये अपना सबसे main use है. SML is applied to select appropriate securities. जैसे CAPM से required rate of return मिलता था, फिर तुम उसको discounting rate जैसे यूज़ करके NPV ढूंढते थे, capital budgeting करते थे, वैसे ही SML जो है it is used to select appropriate securities. The securities lying on SML are perfectly priced. SML जब भी हम बनाएंगे तभी हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो भी सिक्योरिटी है वो appropriately priced है, एंड उसके ऊपर या नीचे है ना, उसमें थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है. सी द डायग्राम, एक्स एक्सिस पे बीटा एंड वाई एक्सिस पे रिटर्न है. तो ये रिटर्न और बीटा तो पहले भी हमने देखा था, वैसे ही है. RF से शुरू होगा एंड इट विल मूव ऑन अपवर्ड्स. अब ये SML पे B वाला स्टॉक जो है वो लाई कर रहा है, A वाला जो है इट इज़ ओवर द SML, मतलब अबव SML. C जो है it is under the SML, below the SML. Now we will prove it in the coming question that ये जो A है which is lying over the SML is undervalued, and जो C है which is lying under the SML is overvalued. We will prove it. As you can see, securities A, B and C have the same returns, but beta of A is less than beta of B, which is less than beta of C. ये देखो, ये सेम रिटर्न है ना यहाँ पर, तो रिटर्न सबका सेम है, बट A का बीटा ये है, B का बीटा ये है, C का बीटा ये है. इफ़ B इज़ प्रॉपरली प्राइस्ड, मतलब कि B को फॉर एग्जांपल ये 9% रिटर्न मिल रहा है, B का बीटा है फॉर एग्जांपल 1, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस A भी 9% ही दे रहा है, बट A का बीटा कितना रहेगा, 0.8 शायद. C भी 9% रिटर्न दे रहा है एंड उसका बीटा कितना होगा, शायद 1.30. बेसिकली B इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्राइस्ड, तो डोंट यू थिंक A जो है वो अंडर वैल्यूड है, बिकॉज A इज ऑल्सो गिविंग यू 9% बट विद अ बीटा ऑफ ओनली 0.8, मतलब कि कम रिस्क में वो उतना ही रिटर्न दे रहा है. सो यू मस्ट गो एंड बाय A. क्यों, क्योंकि वो क्या है, अंडर वैल्यूड. सिमिलरली C, अब C क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो गिविंग 9% बट उसका बीटा कितना है, 1.3, मतलब सेम रिटर्न दे रहा है बट एट अ हायर रिस्क, तो इनएफिशिएंट हो गया. ये क्या है मेरे लिए, ओवर वैल्यूड. तो हम क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे. Thus I can prove stock plotted above the SML is undervalued A, and stock plotted under the SML is overvalued. Thank you for watching this video. Stay tuned to Ekeeda and subscribe to Ekeeda.